हाँ भाई बच्चों, गुड इवनिंग। तुम लोग यार परेशान हो रहे हो वीडियोस के लिए। और एक्चुअली यार नीट के एग्जाम का ठिकाना नहीं है कि होगा कि नहीं होगा, तो मैं भी थोड़ा वेट कर रहा था कि आराम आराम से डालूं, पर इवन तो होगा जब होगा हम ले लेते हैं। आज पूरा मैं मैग्नेटिक फील्ड सेकंड जो है वो रिवाइज कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, फिर मॉडल लूंगा। ओके, और मैं EMI भी ले लूंगा आज। ये देखो ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड सेकंड क्या कहता है, बेसिकली इट्स अबाउट द मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू द करंट। और स्टोट नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया जब आई करंट जाती है तो इसके चारों ओर, वायर के चारों ओर एक फील्ड डेवलप होती है। वायर को ऐसे रखें अगर हम, तो करंट जो होती है वो थंब की डायरेक्शन में होती है बच्चों। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाती है, कर्व डायरेक्शन में। तो हमारी जो फिंगर्स हो रही है वो अंदर, यानी वायर के इस साइड फील्ड अंदर है, और लाइंस क्योंकि सर्कुलर है तो उधर से घूम के इस तरफ कहाँ आएगी, बाहर। ऐसे क्या होता है, कॉइल की वजह से पहले डायरेक्शन क्लियर करो। करंट अगर क्लॉकवाइज है किसी कॉइल में तो फील्ड कहाँ जाएगी, अंदर। कर्ड फिंगर से करंट दिखाते हैं और थंब से फील्ड। करंट यूं है तो फील्ड अंदर है, और अगर उल्टा हो, करंट एंटी क्लॉकवाइज जा रही हो तो फील्ड कहाँ आएगी, बाहर की तरफ। अब ये तो हुई फील्ड की डायरेक्शन। हमारे सिलेबस में केवल दो ही चीजें हैं, एक तो वायर है बेटा और एक कॉइल है। अब एक चीज का ध्यान रखिए, एक साइंटिस्ट हुए थे दो, इनका नाम था बायो सावर्ट। बायो सावर्ट का लॉ क्या था, वो जनरल समझ लेना, किसी भी करंट एलिमेंट की वजह से P पॉइंट पर फील्ड क्या होती है, μ0/4 पाई I डेल्टा L साइन थीटा ओवर R स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड होता है, यानी करंट के प्रोपोर्शनल होती है फील्ड, लेंथ एलिमेंट के प्रोपोर्शनल होती है जो उसकी लंबाई है, और ये जो एंगल बनता है थीटा, इसका साइन के प्रोपोर्शनल होती है, और पॉइंट डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है बच्चों, डेल्टा L क्रॉस R ओवर R क्यूब। क्योंकि अगर हम ऊपर नीचे R का मल्टीप्लाई कर दें तो देखो ये A B साइन थीटा A क्रॉस B बन गया, और नीचे मिला हमें R क्यूब। तो B की जो डायरेक्शन होती है, B इज अलोंग डेल्टा L वेक्टर क्रॉस R वेक्टर। जैसे ये डेल्टा L लिया जाए, एक्चुअली डेल्टा L की डायरेक्शन नहीं होती, इसको करंट एलिमेंट कहते हैं। तो डेल्टा L में बच्चे कहते हैं सर डायरेक्शन किधर होगी इसकी, ये तो बताओ कि हम किधर लें, DL ऊपर लें कि नीचे। जिधर करंट जाती है उधर ही क्या होती है, DL की डायरेक्शन होती है, बिकॉज इट्स नॉट DL और डेल्टा L, इट इज कॉल्ड इन जनरल I डेल्टा L, बोले तो करंट एलिमेंट। तो DL ऊपर है, R इधर है, तो अगर हम यहाँ देखें DL और R, DL क्रॉस R इनसाइड, यानी इस पॉइंट पर फील्ड की डायरेक्शन क्या आ रही है, इनसाइड आएगी। कॉपी करिए, ये बायो सावर्ट का लॉ हुआ, ये डायरेक्शन निकालने के तरीके वायर और लूप्स के लिए। फिर से रिवाइज कर देता हूँ, करंट ऊपर है तो लाइंस ऐसे सर्कल होगी, इस साइड में फील्ड अंदर और घूम के बाहर। लूप में करंट क्लॉकवाइज तो फील्ड अंदर, करंट एंटी क्लॉकवाइज तो फील्ड बाहर। ये बायो सावर्ट लॉ, किसी भी करंट एलिमेंट की वजह से P पॉइंट जो कि R दूरी पर है, मैग्नेटिक फील्ड इतनी होती है। वेक्टर फॉर्म में इसको इस तरह से लिखा जाता है। तो फील्ड की डायरेक्शन किसके अलोंग होगी, डेल्टा L क्रॉस R, और डेल्टा L की डायरेक्शन किधर होती है, जिधर करंट जाती है वो डेल्टा L की डायरेक्शन होती है। अब इसमें दो तीन चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है मेन में, सुनिए ध्यान से। पहला आता है कॉइल।
मान लीजिए कोई भी कॉइल है हमारे पास, इसमें आई करंट जा रही है, इसकी रेडियस आर है, तो इसके सेंटर पर जो फील्ड होती है, हम क्रैश के बच्चे हैं तो सीधा हम फॉर्मूलाज पे जाएंगे, बाकी सब डिटेल में हम जान चुके हैं। तो करंट कहाँ आएगी, बाहर की तरफ आएगी, ठीक है, करंट क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है। अगर कॉइल की एक्सिस पर हम मालूम करना चाहें तो सीधा ध्यान रखना है हमें, पी पॉइंट जो कि एक्स दूरी पर है, यहाँ पर क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, क्योंकि सेंटर के लिए आप देखो सही है कि नहीं मालूम चल जाएगा, x क्या हो जाएगा 0, तो ये 2 कट जाएगा r3, ऊपर से r स्क्वायर से कैंसिल हुआ तो कितना बचेगा सेंटर पर, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, तो ये हो गए 2। तीसरा होता है अपना आर्क, किसी भी आर्क की वजह से फील्ड कितनी होती है, ये देखिए आर्क का मतलब है पार्ट ऑफ अ सर्कल। तो अगर हमारे पास कोई आर्क है इस तरह से जो कि थीटा एंगल बनाता है, करंट जो है वो आई है, पहली बात तो करंट न्यू जा रही है तो फील्ड आएगी बाहर की ओर, उसकी वैल्यू क्या होती है, म्यू नॉट आई अपॉन 4πr इंटू थीटा, ये हमें ध्यान रखना है। कॉपी करिए, एग्जाम्पल देख लीजिए। मान लो कोई ये हमारे पास एक आर्क है जिसमें आई करंट जा रही है, रेडियस आर है, ये एंगल दे रखा है 60 डिग्री, वो पूछेगा हमसे कि भैया ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, तो कैसे लिखना है इसको, म्यू नॉट आई अपॉन 4πr इंटू π/3, क्योंकि थीटा कितना है π/3, क्या बचेगा बेटा ऐसा करने पर, म्यू नॉट आई अपॉन 12r एंड फील्ड इज आउटवर्ड। अब आपको एक चीज और ध्यान रखनी है हमेशा कि अगर कोई पॉइंट किसी वायर पर होता है या वायर की लाइन के अलोंग होता है तो वहां पर भी फील्ड क्या होती है, हमेशा 0 होती है, ये ध्यान रखिए। आई मीन टू से दिस इज लाइक फोर्थ केस, सपोज दिस इज अ वायर and a point P is here, so if point is on the wire, what is the magnetic field, 0, or else जैसे यहाँ तक कोई वायर है और पॉइंट यहाँ पर है P, तो ये वायर के अलोंग है, उसी लाइन में है, तो यहाँ पर भी फील्ड क्या मिलेगी हमें, 0। कॉपी करिए। अब एक चीज समझना बेटा, कभी कभार क्या होता है, एक नंबर 5 केस है, फाइनाइट वायर जो होता है, आई करंट जा रही है इसमें, ये फाइनाइट लेंथ का वायर है, इससे आर दूरी पर अगर पॉइंट पी है तो यहाँ पर अगर हम इस पॉइंट को एंड पॉइंट से मिलाएं और एंगल बनते हैं अल्फा और बीटा, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होती है साइन बीटा, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, ये वायर का अगला पार्ट है। इसी वजह से अगर हम एक इनफाइनाइट वायर को लेते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाती है वहां पर, ये देखिए इनफाइनाइट वायर क्या होता जाएगा, लंबा होता जाएगा, अगर हम इसको मिलाएंगे लास्ट पॉइंट से तो अल्फा बढ़ता जाएगा, इनफाइनाइट पे मिलेगा बोले तो अल्फा कितना 90। इसी तरह से वायर जब बढ़ेगा
तो उस पॉइंट से पी को मिलाने के लिए बीटा भी बढ़ता जाएगा, तो बीटा भी 90 होगा। इसमें अल्फा भी 90 है और बीटा भी 90। इसका मतलब एक इनफाइनाइट वायर की वजह से जिसमें आई करंट जा रही है, आर दूरी पर जो पॉइंट है पी, वहां फील्ड कितनी होगी, म्यू नॉट आई अपॉन, बच्चों अल्फा 90 बीटा 90, साइन 90 प्लस साइन 90 बोले तो 1 + 1 2, कितना बचेगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। दैट्स द आंसर। कॉपी करिए इसको। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं तुम्हारे लिए। मान लीजिए क्वेश्चन आया हमारे पास, अरेंजमेंट्स आती है, ये वायर, ये कॉइल, ये वायर, इनफाइनाइट वायर है ये, ऐसे आई करंट जा रही है, ये इस आर्क में घूम गई फिर सीधे निकल गई, तो वो कहेगा हमसे कि अगर इसकी रेडियस जो है वो आर है तो ओ पॉइंट पर फील्ड कितनी आएगी। देखो बच्चों, ये ओ पॉइंट क्या इस वायर के अलोंग है, इस वायर की वजह से ऊपर फील्ड कितनी, 0, मींस नो कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस वायर व्हिच इज कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी, and point is lying over the line of this wire, so due to this wire also which is tending to infinity, there is no field at the point O, so who is creating the field, only this arc। ये कितना फील्ड क्रिएट करेगा भाई, करंट कितना घूम रही है यहां से यहां तक, टोटल पाई एंगल घूम रही है सेमी सर्कुलर आर्क में, तो यानी आर्क की फील्ड का फॉर्मूला लगा लीजिए, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आई इंटू थीटा, 4 पाई आर इंटू थीटा, कैंसिल, कितना बचा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर। फील्ड कैसी होगी, इनसाइड या आउटसाइड, देखो ये ऐसे घूम रहा है तो इनसाइड। ओके, कॉपी कर लीजिए। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये 2 कॉइल दे दी हमको इन जनरल, भाई इसकी रेडियस जो है वो आर है, और एक मिनट यहाँ पे मान लीजिए सेंटर है, इसकी रेडियस जो है वो 2 आर है। ये कॉइल 1 है बड़ी वाली, और ये है अपनी कॉइल 2, थोड़ा सा इसके सामने बनाना पड़ेगा, कॉइल 2। करंट ऐसे जा रही है, यूं आई, यूं ऐसे घूम गई फिर ऐसे निकल गई। ओ पॉइंट जो है सेंट्रल पॉइंट, यहाँ पर फील्ड कितनी होगी ये निकालना है। ध्यान से सुनिए, ऊपर वाले आर्क में भी करंट कितना घूम रही है, पाई एंगल, नीचे वाले में भी कितना घूम रही है बच्चों, पाई एंगल। तो ऊपर वाले की फील्ड कहाँ होगी, अंदर, नीचे वाले की फील्ड कहाँ है बताइए, ये भी कहाँ, अंदर है, तो दोनों फील्ड जुड़ेगी कि नहीं। तो बी नेट हो गया हमारा B1 प्लस B2। देख लीजिए ये इनसाइड है, इसको हम देखें तो उल्टा तो आ नहीं रही है, ये भी ऐसी जा रही है फिंगर्स, तो फील्ड अंदर है। क्या हो जाएगा, बाहर वाले का आर्क का फॉर्मूला 4 पाई इंटू उसकी रेडियस कितनी है 2r, कितना घूम रही है करंट ऊपर वाले में, पाई, प्लस ये भी कितना होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, क्योंकि इसकी रेडियस क्या है r इंटू पाई घूम रही है, राइट। तो कितना बचा, इट इज म्यू नॉट आई अपॉन 8r प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 4r। फाइनली LCM is 8r, this is 1 plus 2 in the numerator this। इसका मतलब O पॉइंट की नेट फील्ड कितनी हो गई, 3/8 म्यू नॉट आई अपॉन r। डायरेक्शन क्या है इसकी, इनसाइड। ऊपर वाले की वजह से भी फील्ड अंदर है, नीचे वाले की वजह से भी फील्ड अंदर ही है।
तो नेट इज इनसाइड, कॉपी करो। तो बच्चों ये हुआ हमारा बायो सावर्ट लॉ और उसकी एप्लीकेशंस वायर एंड कॉइल्स एंड आर्क्स और उनकी डिफरेंट अरेंजमेंट्स। ये पहला मॉडल है जिन पे सवाल बनती है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब जो सेकेंड मॉडल है वो क्या है, बेसिकली एम्पियर्स लॉ, सोलेनॉइड एंड टॉरॉइड। तो बच्चों सबसे पहले हम एम्पियर्स लॉ समझते हैं। एम्पियर्स लॉ क्या होता है कि द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड along a closed loop is mu naught times of सिग्मा आई। सिग्मा आई क्या होता है, जहां पे एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट्स। तो ऊपर जो करंट जा रही है उनको अगर पॉजिटिव माने और जो नीचे आ रही है किसी क्लोज लूप से उनको नेगेटिव माने। फील्ड क्या होती है, हर जगह पर बी होती है। तो क्या कह सकते हैं हम, एक मिनट, कि भाई लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज सिग्मा आई, जहां पे सिग्मा आई क्या होता है, एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट्स लाइक I1 प्लस I2 माइनस I3। मतलब जो ऊपर जा रही है उनको प्लस ले लो बेटा लूप से, जो नीचे आ रही है उनको क्या ले लो, माइनस। एम्पियर लॉ की दो एप्लीकेशन है, तीन मेनली। पहला तो है हॉलो पाइप, ध्यान रखना इस पे सवाल आ जाते हैं। हॉलो पाइप, हॉलो पाइप का मतलब है हॉलो सिलेंडर। अगर किसी हॉलो सिलेंडर में से करंट कोई जा रही है होकर, तो वो कहां से होकर जाएगी बेटा, पूरी सरफेस से होकर जाएगी। ये इसकी एक्सिस है, 3 पॉइंट्स लेते हैं यहाँ पर, बाहर का, सरफेस का और अंदर का। तो ये देखिए 1, ये 2, ये 3। ध्यान से सुनिएगा, जो बाहर वाला पॉइंट है यहाँ पे अगर हम एम्पियर लॉ लगाते हैं तो अगर हम कर्व लाइन देखें, बी भी इधर है, छोटा एलिमेंट डीएल भी इधर ही आएगा। तो लाइन इंटीग्रल बी डीएल इज म्यू नॉट सिग्मा आई से क्या मिलेगा हमें, भाई दोनों सेम डायरेक्शन में है तो वेक्टर हटा दिया हमने cos 0, v को बाहर ले लो। टोटल लेंथ क्या हो गई लूप की, इन जनरल 2 पाई आर म्यू नॉट, आई करंट इसको क्रॉस कर रही है तो क्या मिलेगा हमें, बताइए, v इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई स्मॉल आर। ये पहले पॉइंट की फील्ड आ गई। अगर हम सरफेस की बात करेंगे मींस r इक्वल टू कैपिटल R, तो सरफेस पर फील्ड क्या आएगी हॉलो पाइप के लिए बेटा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर। अगर हम अंदर की बात करें, भाई पॉइंट जो है जैसे 3 नंबर सिलेंडर के अंदर है जो कि हॉलो है, तो यहाँ पे अगर हम लूप बनाएंगे तो यहाँ से कोई करंट जाएगी क्या, नहीं जाएगी। तो हॉलो पाइप के अंदर बी इनसाइड क्या होता है, 0। ये आपको तीनों रिजल्ट ध्यान रखने हैं, पूछ लिए जाते हैं। ये है अपना r इज ग्रेटर देन r, यानी बाहर वाला पॉइंट। कॉपी करिए।
पाइप से बाहर का पॉइंट म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। पॉइंट अगर सरफेस पर है हॉलो पाइप की तो कैपिटल आर, अंदर है तो फील्ड कितनी हॉलो पाइप के अंदर 0 होती है। अगर हम इसका ग्राफ बनाना चाहें हॉलो पाइप के लिए फील्ड का तो कैसा आता है बेटा, ये आया था लास्ट ईयर सवाल। तो जब आप सेंटर से शुरू करेंगे तो r इक्वल टू आर तक कोई फील्ड नहीं होगी। जैसे ही आप सरफेस पे पहुंचेंगे तो क्या मिलेगी आपको, फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। उसके बाद ये गिरने लगेगी, ऐसा करता है क्योंकि बाहर क्या होगा, v प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर। कॉपी करिए। अब इसमें जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो है सॉलिड सिलेंडर। देखो बच्चों, ये एक सॉलिड सिलेंडर है, ऐसा मान लो मटेरियल है इसके अंदर, इसमें से आई करंट फ्लो हो रही है पूरे सेक्शन से। रेडियस इसकी आर है, करंट की वैल्यू आई है। आई आर लिखने का मतलब ये नहीं है कि ये एक आई है, इट्स अ पार्ट ऑफ आई। टोटल करंट पासिंग थ्रू द होल क्रॉस सेक्शन इज आई। सबसे पहले हम जी डिफाइन करते हैं, करंट डेंसिटी, करंट थ्रू यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। 3 पॉइंट लेते हैं, पहला पॉइंट बाहर लेके एक लूप बना दो, तो इस पॉइंट पर फील्ड क्या आएगी, सेम प्रोसीजर जैसा हॉलो पाइप के लिए था, क्योंकि लूप के अंदर से जो करंट जा रही है वो कितनी है, जो पूरे पाइप से जा रही है, आई म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। केस 1 when r is more than r. Next is case 2 when r equal to r. What is the field now? This point is on the surface of solid cylinder and current is passing uniformly through the whole cross section. So this is mu naught I over 2 pi r. Number 3 is what? If I take a point inside like number 3, then current passing through this will be I dash. So what is the I dash? Current through the unit cross section is I upon pi r square, and through this cross section is how much? Pi r square. Cancel. कितना बचा? ये करंट इतनी आ रही भाई, यूनिट एरिया से इतनी जा रही थी, तो ये जो हमने लूप बनाया अंदर वाले पॉइंट के लिए, इससे कितना करंट जा रहा होगा, इतना। अभी हम अगर इस्तेमाल करें, सो एज पर द एम्पियर्स लॉ ओवर दिस लूप which is lying over the point 3 or 3 lying over it inside the cylinder, that is mu naught sigma I. B you can take outside. What is the sigma I beta? Through this small loop IR square over capital R square. DL कितना होगा, 2 pi small r mu naught IR square over R square. Cancel करिए. Then what is the mu B coming out? Mu naught I over 2 pi capital R square into R. Okay, you can see this IR square by R square. This is mu naught I. DL is 2 pi inner distance small r, क्योंकि इस लूप की रेडियस क्या होगी जो अंदर है, स्मॉल r है, mu naught IR upon 2 pi R square. यहाँ से क्या मिला हमें कि inside the solid cylinder magnetic field is directly proportional to the distance of the point up to the surface. कॉपी करिए इसको, फिर ग्राफ बना लेंगे। अरे गोपाल जी,
कुछ नहीं, थोड़ा पानी मंगाया पीने के लिए। इसको देखो बेटा, आराम से समझो, 1 मिनट का टाइम पूरा तुम्हारे लिए। अब देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा। जब हम सेंटर से सरफेस की ओर जा रहे हैं तो फील्ड प्रोपोर्शनल है आर के, तो वापस रीप्लॉटिंग कर सकते हैं, यानी इस क्षेत्र में ये अब नया ग्राफ बन गया, इसी में बस चेंज करना था। फील्ड इज इंक्रीजिंग, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। When you reach to the surface of the cylinder, field is maximum and again it is going to decrease. तो हॉलो पाइप में अंदर फील्ड नहीं होती, इसलिए ये लाइन नहीं थी, जबकि सॉलिड पाइप में क्या होता है, फील्ड होती है अंदर और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ग्राफ कैसा मिलेगा, स्ट्रेट लाइन। सरफेस पे मैक्सिमम मिलेगी फील्ड और उसके बाद में कम होती जाएगी। कॉपी करिए इसको। अभी अगला हम सोलेनॉइड टॉरॉइड और फोर्स बिटवीन द वायर्स लेते हैं। फाइल बड़ी हो जाती है इसलिए तो मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ, अगली वीडियो डालता हूँ। गई तो वाला